नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडर्न इंडिया का टॉपिक कर रहे थे, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन की पृष्ठभूमि देख चुके हैं, इन कंपनियों के भारत में आने के उद्देश्यों पे बात कर चुके हैं। साथ ही हमने पुर्तगालियों के भारत में आगमन और डचों के भारत में आगमन पे बात कर ली थी। अगला हमारा जो बिंदु रहेगा वह रहेगा आपके ब्रिटिशर्स का भारत में आगमन। ठीक है। ब्रिटिशर्स का आगमन में हम 3 बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि को देखेंगे कि ब्रिटेन में उस वक़्त क्या पृष्ठभूमि थी, या फिर ब्रिटेन ने भारत में आने से पूर्व क्या तैयारियाँ कर ली थी, उस पे बात की जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की स्थापना कब हुई और किन परिस्थितियों में हुई, और तत्पश्चात कंपनी का भारत में प्रसार बिंदु पे हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करें तो थॉमस स्टीफेंस नाम का एक बंदा था। वह आधुनिक भारत में, मतलब आधुनिक काल में भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश था। वह 1569 में गोवा में आया था और गोवा के एक जेसुइट कॉलेज में अध्यापक के तौर पे इसने काम किया था। ये सारे क्या है कि जैसे मान लो कि ब्रिटेन को भारत में आना था, तो पहले इन्होंने एक भई यहाँ पे भारत में जानकारी जुटाने की कोशिश की कि यहाँ पे कौन-कौन सी शक्तियाँ हैं, किससे दोस्ती करनी है, किससे टकराव रखना है, और किस प्रकार से हम अधिकतम व्यापार कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब पहले इनका व्यापारिक उद्देश्य था कि अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाना। बाद में परिस्थितियाँ जब इन्होंने देखी भारत में कि राजनीतिक शक्ति शून्य हो रही है, ऐसे में उन्होंने धीरे-धीरे यहाँ पे राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश की। साथ ही उनकी राजनीतिक पकड़ बनाने की एक मुद्दा ये भी था कि यहाँ पे इन्हें व्यापार करने में बहुत सारी मुद्रा अपने वहाँ से खर्च करनी पड़ रही थी। तो इन्होंने देखा कि अगर राजनीतिक अधिकार यहाँ से प्राप्त कर लें, तो हम यहाँ से टैक्स वसूल करेंगे और इसी टैक्स के पैसे से भारत से कच्चा माल खरीदेंगे, और ब्रिटेन में वहाँ पे अपन पक्का माल बना के पुनः भारत में ही बेच देंगे। तो मतलब कंप्लीट 100% अपना ही फ़ायदा होगा। इस प्रकार की नीति के तहत कंपनी ने बाद में बाद के काल में राजनीतिक आधिपत्य भी भारत में स्थापित कर लिया था। चलिए, इसके बाद में 1583 में 1583 में 4 अंग्रेज व्यापारी, एक था न्यूबेरी, एक जेम्स स्टोरी, विवियन लीडेस और रॉल्फ फिंच भारत आए। इसमें से रॉल्फ फिंच थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रॉल्फ फिंच इन चारों में से एकमात्र ऐसा था जो भारत में घूम के भारतीयों की वेशभूषा परंपराओं पर लिखा उसने। और ये लिखने के बाद में उसने यह भी लिखा कि फतेहपुर सीकरी जो है, जो अकबर का बसाया हुआ शहर था ना फतेहपुर सीकरी, वह आगरा से भी बड़ा है, और ये दोनों शहर समकालीन लंदन से बड़े हैं। मतलब कि आगरा और फतेहपुर सीकरी किससे बड़े हैं? लंदन से बड़े हैं, उस दौर के। साथ ही फिंच ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था ये इन चारों में से जो वापस ब्रिटेन लौटने में सक्सेसफुल रहा था। क्योंकि ये चारों जब आए थे ना, तो पुर्तगालियों और डचों ने इन्हें परेशान किया था, कई बार गिरफ्तार कर लिया। फिर धीरे-धीरे इनमें से किसी ने गोवा में दुकान खोल ली, तो किसी ने मुगल सेना में प्रवेश कर लिया, किसी की डेथ हो गई। इस प्रकार से ये वापस ब्रिटेन नहीं जा पाए थे। एकमात्र जो ये रॉल्फ फिंच है, वह वापस ब्रिटेन जा पाया था, और इसने काफ़ी कुछ लिखा भी है किसके बारे में? भारत की जो है परंपराओं के बारे में और तत्कालीन रीति-रिवाजों के बारे में लिखा। इसके बाद में अगला बिंदु है हमारा कि रानी एलिज़ाबेथ से पासपोर्ट प्राप्त कर जॉन मिल्टन हॉल तक भारत के, मतलब भारत सहित पूर्वी देशों के 7 वर्ष तक यहाँ पे इसने भ्रमण किया था। कब? प पन अपने 1599 से 1609 तक। ये थोड़ा-सा यहाँ पे वर्ष में गड़बड़ हो गया, क्योंकि 1606 तक है ये ना? ठीक है। भ्रमण करता रहा। इसने आगरा में अकबर से भेंट कर कुछ फरमान प्राप्त किए। मुगल बादशाह से भेंट करने वाला यह प्रथम ब्रिटिश था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि यह जॉन मिल्टन हॉल है, वह पहला ऐसा ब्रिटिश यात्री था जिसने भारत के किसी बादशाह से, मुगल बादशाह से भेंट की थी। यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने सामान्यतः जब अपन ऊपरी तौर पे हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमने थॉमस रो या फिर टॉमस रो का नाम सुना है, जिसने जहांगीर से भेंट की थी। लेकिन उससे पहले, उससे काफ़ी पहले, उससे पहले और भी कई दल जो है वो मुगल सम्राटों से बात कर चुके थे। लेकिन उसमें से जो सबसे पहला है वह है जॉन मिल्टन हॉल। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यूजीसी नेट स्तर पे और फर्स्ट ग्रेड स्तर पे इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो रानी एलिज़ाबेथ से पासपोर्ट प्राप्त कर जॉन मिल्टन हॉल भारत आया था। वर्ष इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट यह है कि इसने आगरा में अकबर से भेंट की थी और कुछ फरमान प्राप्त किए थे। चलिए, फिर हम बात करते हैं कंपनी की स्थापना, क्योंकि इतने सारे जब याद किया है, इन्होंने लिखा, वहाँ के लोगों ने पढ़ा,
साथ ही इन्होंने जो अपनी तैयारियां की कि भाई हम अगर हमें कम्पीट करना है वहां की यूरोपीय शक्तियों से, जैसे डच थे, पुर्तगाली थे, जो ब्रिटिशर्स से पहले आ चुके थे, उनसे कम्पीट करना है तो हमें भी एक कंपनी बनानी पड़ेगी। तो इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए और भारत में गरम मसाले के व्यापार हेतु 80 व्यापारियों का एक दल जो है, वह 24 सितंबर 1599 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में लंदन में एकत्रित हुआ। इन लोगों ने मतलब चर्चा की कि भाई हम गरम मसाले की जो है भारत के साथ व्यापार करें, इसके लिए हमें क्या-क्या तैयारियां करनी चाहिए। उन्होंने पूरी प्लानिंग की और उसके बाद में 1600 ईस्वी में 217 साझेदारों सहित एक कंपनी का निर्माण किया, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। ठीक है, यह इस कंपनी का नाम था जिसे हम आज ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं ना, उसका पहला नाम ये था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। अब यहाँ पे 217 इसके साझेदार थे और ये जो साझेदारों का दल था यह साहसी दल कहलाता था। इसे साहसी दल इसलिए कहते थे क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग, अधिकांश क्या लगभग सारे ही जो है समुद्री लुटेरे और खतरनाक किस्म के लोग थे। इसमें मतलब शरीफ यहाँ तक था कि जो कंपनी जब आरंभिक तौर पे बनी थी तो बिल्कुल एक जो है आदेशित किया गया था सरकार की ओर से कि इस कंपनी में किसी भी शरीफ व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाए। मतलब सारे बदमाशों का दल था ये। कंपनी की स्थापना की, जिसे 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्ष का शाही अधिकार पत्र दिया गया। ठीक है, तो इन्हें चार्टर कब प्रदान किया गया कि भाई आप जाओ और भारत में व्यापार करो, यह इन्हें 31 दिसंबर 1600 को मान्यता प्रदान की गई रानी एलिजाबेथ के द्वारा। तो कंपनी की स्थापना की डेट आप ये मान सकते हैं कौन सी, 31 दिसंबर 1600। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अधिकार पत्र कब प्रदान किया गया, तो यह आपका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600। इजी सी डेट है क्योंकि 31 दिसंबर है और 1600 वर्ष है, बहुत ही आसान सी डेट है, आसानी से याद हो जाएगी आपकी। बस कंपनी का नाम जो है वो आप देख सकते हो, एक बार आप देख लोगे तो एग्जाम में आपको आसानी से याद आ जाएगा। जैसे शुरू के आप 2-3 वर्ड याद कर लो, अंत के याद कर लो, द गवर्नर एंड कंपनी एंड लास्ट में इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, चलिए अगला है कंपनी का प्रशासन जो है वह एक गवर्नर और 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा संचालित होना था और इसका जो पहला गवर्नर था वह थॉमस स्मिथ बना। मतलब कंपनी है तो अब कंपनी इतने सारे लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई है, तो बड़ी कंपनी है, ऑफ कोर्स इसको गवर्न करने के लिए, उसको प्रशासित करने के लिए एक गवर्नर होगा और 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। जो इसके साझेदार हैं इनमें से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनते थे, मतलब इन्हें चुना जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ये सब मिलके कंपनी का प्रशासन चलाते थे। अब ठीक है, अब कंपनी बन गई तो भारत में तो आएगी आएगी। तो भारत में कंपनी का प्रसार किस प्रकार से हुआ, इसमें हम कई बिंदुओं पे बात करेंगे। भाई दक्षिण भारत में प्रसार किस प्रकार से हुआ, पूर्वी भारत में किस प्रकार से प्रसार हुआ, कंपनी ने कौन कौन से किले स्थापित किए शुरुआत में, इन सब बिंदुओं पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला दल जो था वह किसके नेतृत्व में आया। 1601 से 1603 के मध्य लंकेस्टर के नेतृत्व में कंपनी का पहला दल ईस्ट इंडीज आया। अब यहाँ पे ये पूर्वी देशों की यात्रा करता रहा और बैंटम में इसने एक फैक्ट्री स्थापित की। यह भारत में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य इसका नहीं है। फिर जो द्वितीय दल है वह एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद में जेम्स प्रथम ने भेजा था मिडल्टन के नेतृत्व में। मिल्टन हॉल अलग है, मिडल्टन अलग है ना। 1604 में इसे भेजा गया था। इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। जो अपने लिए पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है वह दल है सबसे पहला आपके तृतीय दल। ठीक है, यह किसने भेजा था, जेम्स प्रथम ने। एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी, इसके बाद में जेम्स प्रथम जो है ब्रिटेन का शासक बना था। इसने एक प्रतिनिधि दल भेजा और यह प्रतिनिधि दल जो है वो हेक्टर नामक जहाज लेके आया था। जहाज का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक बार जब एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाता है उसके बाद में फिर आपको ये चीजें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, इसका नेतृत्व करता कौन था, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1607 से 1610 के मध्य ये भारत आए। 24 अगस्त 1660 को सूरत बंदरगाह पर रुके और यहाँ पुर्तगालियों से विवाद हुआ। मतलब ये कहाँ पे आए थे, सूरत बंदरगाह पहुंचे थे। नेतृत्व करता इनका था आपके कैप्टन हॉकिंस और इनका जो जहाज था वह था हेक्टर। हेक्टर का जो है यूरोप में मतलब होता है झगड़ालू या फिर तेज तर्रार आदमी। और इसी के हेक्टर नाम जो है जहाज को, अपने आप को अग्रेसिव दिखाने के लिए जहाज का नाम भी क्या रखा है इन्होंने, हेक्टर। लेकिन पुर्तगाली यहाँ पे पहले से ही मौजूद थे।
पुर्तगालियों ने इनके उतरते ही विरोध किया कि भाई कहाँ आए हो? यहाँ तो हम पहले से हैं। तो इस प्रकार से इन्हें परेशान किया गया, लेकिन फिर बाद में इन्होंने जैसे-तैसे आपके जो है कैप्टन हॉकिंस ने सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का फरमान जो है जहांगीर से प्राप्त करना था इसे। क्योंकि इन्हें पता लगा कि भाई पुर्तगाली हम आएँगे जितनी बारी परेशान करेंगे, तो क्यों ना हम मुगल बादशाह से फरमान प्राप्त कर लें कि भाई हमें अधिकार दे दिया है मुगल बादशाह ने कि आप आओ और फैक्ट्री स्थापित कर लो। तो ऐसा फरमान प्राप्त करने के उद्देश्य से ये जहांगीर से मिलने के लिए गया। और यह इचिनगिरे के नाम से एक लेख अपने जो है पत्र लेके गया था साथ में, इसका जेम्स प्रथम का। अब इसको लेके जो है थोड़ा-सा विवाद मतलब है। लोग कहते हैं कि भई मतलब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह पत्र अकबर के नाम से लाया था, लेकिन जब तक ये पहुँचा तब तक अकबर की डेथ हो गई थी और यह पत्र जहांगीर के नाम लाया। और कुछ कहते हैं कि जहांगीर के लिए ही यह पत्र लेके आया था। अब जो भी मुद्दा रहा हो, लेकिन इस पत्र पे जो नाम लिखा हुआ वह है इचिनगिरे। अभी इसे जहांगीर माना जाए या अकबर माना जाए, यह अपने आप में जो है विवादास्पद विषय है और अपने लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बस नाम जो है वो चिनगिरे लिखा हुआ है, ये ध्यान रख लीजिएगा और मिला किससे था? जहांगीर से। और ये पत्र लेके ये 1609 में 1609 में आगरा में मिलता है जहांगीर से। इसकी जो वार्ता है वह तुर्की भाषा में हुई थी। अभी हॉकिंस भी बड़ा तेज आदमी था। इसे पता था कि भाई ये जहांगीर या फिर मुगल जितने भी हैं वह तुर्की मूल के हैं। मतलब ये अपने आप को तुर्क शाखा से जोड़ने में विश्वास रखते हैं। ऐसे में इनकी जो मूल भाषा क्योंकि बाबर की जीवनी आपने देखा वो तुर्की भाषा में लिखी हुई है। भले ही हॉकिंस को फ़ारसी भाषा भी आती थी, जहांगीर को भी आती थी, लेकिन फिर भी इसने तुर्की भाषा में इनसे बातचीत की। किससे? जहांगीर से। ताकि सोचा कि भई हम तुर्की भाषा में बात करेंगे, प्रभावित होगा और हमें परमिशंस दे देगा। हॉकिंस से ये प्रभावित भी हुआ और हॉकिंस को इसने जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया, जागीर दी और इंग्लिश खान की उपाधि दी। हॉकिंस ने यहाँ मतलब यहाँ पे 2-3 साल रहा था, तो फिर रहा तो इसने शादी भी कर ली कि भाई बैठे-बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। तो इसने मरियम खान नाम की एक जो है अमेरिकन ईसाई से यहाँ पे शादी कर ली। यहाँ पे ये हॉकिंस है ना, ठीक है। जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में बसने की अनुमति दे दी। तो वो प्रभावित था, तुर्की में बात की, तेज बंदा था। लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय व्यापारी थे और पुर्तगाली थे, इन्होंने विरोध किया कि नहीं-नहीं नए-नए बंदों को कैसे परमिशन दे रहे हो? हम पहले से व्यापार कर रहे हैं, हम ही करेंगे। तो ये जब लगातार विरोध हुआ तो इसने जहांगीर ने बोला कि कौन पचड़े में पड़े, पहले से व्यापार चल ही रहा है, चलिए इनसे परमिशन वापस ले लेते हैं। तो अनुमति वापस ले ली गई। अब ये 2.5 वर्ष तक लगातार यहाँ बैठा रहा कि यार वापस परमिशन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। लेकिन फिर बाद में 1611 तक इसने भी हिम्मत हार के कि छोड़ो यार नहीं मिलने वाली, हम निकलते हैं। तो ऐसा करके 1611 में हॉकिंस ने आगरा छोड़ दिया और 1613 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ और भी लोग आए थे, कैप्टन हॉकिंस अकेला नहीं आया था, एक विलियम किलिंग करके व्यक्ति आया था, साथ ही एक विलियम फिंच आया था। विलियम फिंच जो है वह भी जब सूरत में ठहरा मतलब जब सूरत पहुँचे ना ये लोग, तब विलियम फिंच यहाँ पे बीमार हो गया था। हुआ नहीं है, ये क्या है? हुआ और कुछ समय यह सूरत में ही ठहर गया था। हॉकिंस इस दौरान आगरा गया था और अप्रैल 1610 में यह फिंच जो है हॉकिंस से आगरा में मिल गया। जब स्वस्थ हुआ तो वह भी आगरा पहुँच गया। फिंच के इम्पोर्टेंस इसलिए है, फिंच के बारे में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसने अयोध्या का विवरण दिया है। साथ ही जो अनारकली की दंत कथा है ना, सलीम अनारकली वाली कहानी, उसके बारे में जो विवरण देने वाला व्यक्ति है, वह भी विलियम फिंच है कि भाई मैंने सुना है कि लाहौर में ये बातें चल रही है क्योंकि ये जब वापस अपने देश लौटा ना, मतलब यूरोप जाने के लिए जब जा रहा था, तो यह मध्य एशिया से होते हुए स्थल मार्ग से जाने का इसने फैसला किया था। ऐसे में ये लाहौर से होते हुए निकला, तो इसने अनारकली की जो कथा है, उसका विवरण भी अपने लेखन में दिया है। तो इसने स्थल मार्ग से यूरोप जाने का फैसला लिया और बगदाद में इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि यह अपने स्वदेश वापस लौट नहीं पाया था। हम्म। फिर जो महत्वपूर्ण दल आता है, वह है आपके थॉमस बेस्ट का दल। रेड ड्रैगन का 10वां दल कहा जाता है इस इतिहास में। थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में 10वां दल भारत आया। सूरत में इनका पुर्तगालियों से फिर से विवाद हुआ। पुर्तगाली जब भी ये अपने ब्रिटिशर्स आ रहे थे, पुर्तगाली इन्हें बराबर परेशान कर रहे थे कि आने नहीं देंगे तुम्हें। पुर्तगालियों से विवाद हुआ, परिणाम स्वरूप सूरत के पास सुवाली नामक स्थान पे, जिसे सुवाली का युद्ध कहते हैं, सुवाली में दिसंबर 1612 में युद्ध हुआ। इसमें थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को पराजित किया। अब पुर्तगालियों को लेने के देने पड़ गए। परेशान तो कर रहे थे, ये इस बार बंदा आया तैयारी करके फुल, तो बार-बार परेशान कर रहे हैं, चलिए इस बार जाते हैं। तो ऐसे में इस युद्ध के बाद में कई प्रकार के जो है सिग्निफिकेंस जो है चेंजेस देखने को मिले किसको? ईआईसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को।
क्योंकि ऐसा करने से क्या हुआ, एक तो जैसे जहांगीर ने परमिशन दी थी, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध को देखते हुए वापस परमिशन ले ली थी, है ना? इसको भाई कैप्टन हॉकिंस को जो परमिशन दी थी। लेकिन अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई हमने तो पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, हम ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे में इन्हें इस युद्ध के बाद में, सुवाली युद्ध के बाद में, पुर्तगालियों का जो व्यापारिक एकाधिकार है वह खत्म हो गया, और जहांगीर ने 1613 में फरमान जारी कर सूरत में जो है स्थायी कोठी खोलने तथा मुगल दरबार में अंग्रेजी राजदूत रखने की अनुमति ब्रिटिशर्स को दे दी। ठीक है। तो सूरत में स्थायी कोठी खोलने का जो फरमान प्राप्त हुआ वह किसे प्राप्त हुआ है? सबसे पहले प्राप्त होने की बात लिखें तो वह था कैप्टन हॉकिंस को, लेकिन जो स्थायी रूप से फरमान प्राप्त हुआ वह हुआ था आपके थॉमस बेस्ट को, है ना? इस प्रकार भारत में ब्रिटेन की पहली स्थायी व्यापारिक कोठी, जिसे मान्यता प्राप्त कोठी आप कह सकते हैं, वह 1613 में सूरत में स्थापित हुई थी। ठीक है। स्थायी व्यापारिक कोठी या फिर मान्यता प्राप्त कोठी की बात की जाए तो वह आपके सूरत में स्थापित मानी जाएगी। और सूरत से जो पहला व्यापारिक जहाज था वह 1614 में ब्रिटेन पहुंचा था, और यहाँ पे ब्रिटेन में इनकी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि इन लोगों को वहां पे 100 से 200 गुना तक लाभ प्राप्त हुआ था, जो भारत से सामान ब्रिटेन पहुंचा था उससे। सामान ये क्या लेके गए थे? सूती वस्त्र हो गए, मील हो गई, इस प्रकार की चीजें यह ब्रिटेन में लेके गए थे। अब ऐसे में जब इतना फायदा हुआ तो जेम्स प्रथम ने देखा कि भाई कंपनी तो कमाल कर रही है। ऐसे में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार, जो रानी एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए दिया था ना, अब वह भी 1614 में जाके खत्म हो रहा था। तो 1600 में इन्हें व्यापारिक एकाधिकार मिला था, 15 साल के लिए मिला, तो 15 तक तो खत्म हो ही जाना था। ऐसे में जेम्स प्रथम ने कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे अनंत काल के लिए बढ़ा दिया कि भाई जाओ तुम व्यापार करो, हम देख लेंगे, जब हम आपका अधिकार लेना होगा वापस तब ले लेंगे, तब तक आप आराम से व्यापार करो। ऐसे में अगला दल आया। अब इनका मनोबल लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि अब स्थायी व्यापारिक कोठी आपकी स्थापित हो गई है, आप व्यापार कर पा रहे हो। ऐसे में थॉमस रो का दल आया, इसे टॉमस रो के नाम से भी जाना जाता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही बंदा है, टॉमस रो। अब इंग्लिश में लिखा जाता है इसे ये, तो अब इसे कुछ भी पढ़ो, कुछ इसे टॉमस पढ़ते हैं, कुछ थॉमस पढ़ते हैं, तो एज यू विश, इसे कुछ भी पढ़ो इसे। 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचता है। सारे के सारे कहाँ पहुंच रहे हैं? आगरा। और मिल्टन हॉल के अलावा, जो मिल्टन हॉल अकबर से मिला था, उसके अलावा जितने भी है वो सारे किसके दरबार में पहुंच रहे हैं? जहांगीर के दरबार में। इसने मुगलों के जहाजों की पुर्तगालियों से सुरक्षा की शर्त पर जहांगीर से बहुमूल्य व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। इसने कहा कि देखो पुर्तगाली हमें भी परेशान करते हैं, आपको भी परेशान करते हैं, क्योंकि आपको भी तो कार्टेज लेके जाना पड़ता है, आपके जो है कभी आपके मक्का जाने वाले जहाजों को लूट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो हम आपके जो जहाज है उसकी सुरक्षा करेंगे। तो बोला भाई कैसे सुरक्षा करोगे, तुम क्या ज्यादा मजबूत हो? कि हाँ बिल्कुल, हमने सुवाली के युद्ध में इनको पराजित किया है। थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था ना सुवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को, वो युद्ध भी याद रखना है। तो अब ऐसे में इसने जहांगीर को पट्टी पढ़ाई कि भाई तेरे व्यापारिक जितने भी जहाज होंगे उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? मेरी। कि चलो ठीक है फिर, ऐसे में हमें कुछ व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दो आप, तो मजा आ जाएगा। तो ऐसे में ये 3 साल तक जहांगीर के दोस्त के तौर पे आगरा में रहा, और सूरत की कोठी की सुरक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में यह सफल रहा। यह सबसे सफल दल बना। 1619 में उसके भारत छोड़ने से पूर्व सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच में व्यापारिक कोठियां स्थापित हो चुकी थी। ये अपने आप में सफल दल था, क्योंकि इसने अब भाई शक्तिशाली ये हो चुके थे, इन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि हम पुर्तगालियों से ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे में जहांगीर को भी इससे जो है अपने व्यापारिक अधिकार देने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कि ठीक है शक्तिशाली है तो जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, वो वाली बात है। तो थॉमस रो को काफी अधिकार प्राप्त हुए, और साथ में ईआईसी का विस्तार शुरू हुआ। अब इसके विस्तार पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो दक्षिण भारत में ईआईसी, ईआईसी में जहां पे भी लिख रहा हूँ, ईआईसी का अर्थ है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। हम हमेशा शॉर्ट में इसे क्या लिखेंगे? ईआईसी। चलिए ईआईसी का दक्षिण भारत में विस्तार पे हम बात करेंगे कि दक्षिण भारत में इनका विस्तार किस प्रकार से हुआ, और किस किस शासक से इन्होंने कौन कौन से फरमान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। तो दक्षिण भारत में क्या था? केंद्रीय शक्ति का अभाव था। क्योंकि भाई उत्तर भारत में तो मुगलों का अधिकार था, मुगल उस वक्त शक्तिशाली थे, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसी कोई केंद्रीय शक्ति उस दौर में थी नहीं। अलग अलग साम्राज्य थे, विजयनगर साम्राज्य हो गया, वहां के आपके
गोलकुंडा के सुल्तान हो गए, बीजापुर के सुल्तान हो गए। तो ऐसे में जो है, कोई भी अपने आप में जो है केंद्रीय शक्ति नहीं थी। विस्तृत भागों में फैला हुआ कोई साम्राज्य नहीं था, छोटे-छोटे साम्राज्य स्थापित थे। तो दक्षिण भारत में केंद्रीय शक्ति का अभाव था, अतः अंग्रेजों के विस्तार हेतु परिस्थितियां वहां पे उन्होंने अनुकूल पाई। भारत में अंग्रेजों की पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। ठीक है, यह 1611 में स्थापित हो गई थी मसूलीपट्टनम वाले। लेकिन स्थायी फैक्ट्री आप याद रखना सूरत, अस्थायी कौन सी है? मसूलीपट्टनम, जो कि गोलकुंडा राज्य का बंदरगाह था। अब यहाँ पे लगातार डच इनको परेशान कर रहे थे। डचों ने कहा कि यहाँ थोड़ी, यहाँ तेरे पास परमिशन कहाँ है, ऐसे कैसे बैठेगा, हम बैठने नहीं देंगे। साथ ही जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी थे, गोलकुंडा सुल्तान के हो चाहे जो भी जमींदार वगैरह थे, वो भी इन्हें परेशान कर रहे थे। नए नए गोरे लोग आए थे, उन्हें परेशान ही करेगा कि चल पैसा निकाल, व्यापार करने आया पैसा निकाल। ऐसे में बार बार ये लोग परेशान हो रहे थे। फिर उन्होंने इन्होंने जो है लगातार प्रयास किया कि गोलकुंडा के शासकों से इसे फरमान प्राप्त हो जाए। लगातार प्रयासों के फलस्वरूप बीच में तरह तरह के इन्हें सुविधाएं प्राप्त हुई, लेकिन अंततः जो सबसे बड़ा फरमान इन्हें प्राप्त हुआ वह था 1632 का गोलकुंडा शासक अब्दुल कुतुब शाह के द्वारा मिला हुआ फरमान। इस फरमान को सुनहरा फरमान या फिर सुनहला फरमान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि इस फरमान के प्राप्त होने के बाद दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी जो है दिशा और दशा बदल गई थी। अब इस फरमान के अंतर्गत क्या था? इस फरमान के अंतर्गत 500 पैगोडा प्रतिवर्ष के बदले अंग्रेजों को गोलकुंडा के बंदरगाहों का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करने की छूट मिल गई। अब भाई गोलकुंडा के शासक ने कह दिया कि 500 रुपए जो है, 500 पैगोडा, पैगोडा उस वक्त जो है गोलकुंडा के जो है ऑफिशियल मुद्रा थी। तो ऐसे में उसने कहा कि भाई 500 पैगोडा मुझे दे दे, मैं पैसे की, अपन रुपए कह रहे थे इसे सामान्य भाषा में, कि 500 रुपए साल के दे दे, उसके बाद जितने भी मेरे बंदरगाह है, मेरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं, उनका तू स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग कर सकता है। इससे क्या फायदा हुआ? अब इसे डच आके परेशान नहीं कर सकते थे। तो डच परेशान करेंगे, ये फरमान दिखाएगा कि चल पकड़, मेरे को तो गोलकुंडा सुल्तान ने कहा है कि कर। अब वो जो है डच भी परेशान कर नहीं सकते। डच परेशान करे इसका मतलब है कि सुल्तान से पंगा लेना। इस वक्त तक ये इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुए थे कि वह किसी भी शासक से डायरेक्ट पंगा ले ले। उस वक्त तक इनकी जो सैन्य शक्ति है वह ठीक है, ये समुद्र के अंतर्गत अपने आप को महान समझते थे, और थी भी इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। लेकिन जो है स्थल मार्गों पर या फिर भारत के जो आंतरिक क्षेत्रों पे है, वहां पे इनका प्रभाव नगण्य था। ऐसे में इस छूट के बाद में मसूलीपट्टनम में स्थायी कोठी स्थापित करने की अनुमति भी इन्हें प्राप्त हो गई। वहीं जो स्थायी कोठी है यह 1633 में यहाँ पे स्थापित की गई थी। ठीक है। हाँ, अब इन सब के बावजूद भी अंग्रेज जो है स्थानीय अधिकारों की मांगों से परेशान थे। स्थानीय अधिकारी, अब सुल्तान के जो अधिकारी थे वो परेशान करते थे कि भाई चुंगी चुका, ठीक है, व्यापारी आपके बंदरगाह मिल गया, अधिकार आप यूज करो, ठीक है, सब छूट है। लेकिन व्यापार करने के लिए अब कि भाई छोटे छोटे मान लो कि ताल्लुक होते थे उस वक्त, कि एक जिले से दूसरे जिले में जा रहा है, तो दूसरे जिले का जमींदार बोलेगा चल यहाँ से निकल रहा है, पैसा निकाल, चुंगी कर चुका। तो ऐसे में बार बार ये इन मांगों से परेशान थे। साथ ही सुरक्षा सुरक्षा का मुद्दा भी था। सुरक्षा के लिए भी इन्हें परेशान किया जाता था कि भाई ठीक है, हम आपको लूट लेंगे यदि आप इतना पैसा नहीं दोगे। तो इस प्रकार की मांगों की वजह से इन लोगों ने सुरक्षित स्थान की खोज करने की कोशिश की, और इसमें सफलता मिली फ्रांसिस डे को। इसने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पेपर प्राप्त कर ली। ये चंद्रगिरी जो है ना, यह विजयनगर, जो पहले विजयनगर था, विजयनगर का तो जो है तालीकोटा युद्ध में पतन हो गया था। ऐसे में जो है चंद्रगिरी के राजा, विजयनगर का प्रतिनिधि राज्य है चंद्रगिरी, वहां के जो राजा थे उससे मद्रास पट्टे पर प्राप्त कर लिया। किसने? फ्रांसिस डे ने। अब यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक जो है किलेबंद कोठी बनवाई इसने। कहाँ पे? मद्रास। मद्रास पट्टे पर किसने प्राप्त किया? फ्रांसिस डे ने। कहाँ से प्राप्त किया है? तो चंद्रगिरी के राजा से। और यहाँ पे जो इसने कोठी बनाई है उसका क्या नाम है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। यह किलेबंद कोठी थी। भारत में यह अंग्रेजों का पहला किला था। भारत में अंग्रेजों के पहले किले के बारे में यदि आपको क्वेश्चन आता है तो कौन सा हो जाएगा आपके? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहाँ पे स्थित था? तो यह आपके था मद्रास। जिसे आप मद्रास प्रेसिडेंसी कहते हैं, उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसी भी कहा, मतलब फोर्ट सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। 1653 में फोर्ट सेंट जॉर्ज को प्रेसिडेंसी का दर्जा मिला। अभी हम जो बात कर रहे थे वही बात है कि इन्होंने 1639 में जो है पट्टे पर प्राप्त करके किला विला बनाने की शुरुआत कर ली थी। किला विला बन गया अच्छे से। अब यहाँ पे ये जो मैं फैक्ट्री बार बार कह रहा हूँ कि फैक्ट्री स्थापित की, कोठी स्थापित की,
ये सारी चीजें क्या थी, इसका मतलब फैक्ट्री लिखने का मतलब ये मत समझ लेना आपकी जिन्होंने यहाँ पे उत्पादन स्थापित मतलब उत्पादन कर रहे थे, बड़े बड़ी मशीनें लगा दी, कारखाने लगा दिए, ऐसी बात नहीं थी। फैक्ट्री या फिर कोठी का मतलब इनके लिए था, अब जब बहुत सारे अंग्रेज आते थे, मान लो कि भाई एक जहाज में 200-500 लोग आए, अब यहाँ पे उस वक्त बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो थी नहीं कि किराए पे आके रह लोगे, यहाँ पे भी तो घास फूस की झोपड़ियों में ही रह रहे थे लोग, या फिर कोई छोटे मोटे मकान होते थे, किराए वाला प्रचलन तो था ही नहीं। ऐसे में इन्हें अपने जो नागरिक थे, जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जो डच थे, पुर्तगाली थे, ये यहाँ पे आने के बाद में अपने रहने के लिए स्थान की तलाश करते थे। ऐसे में यदि एक स्थान इन्हें मिल जाता कि भाई ठीक है, कोई राजा ने हमें परमिशन दे दी कि ये मान लो कि सूरत है, अब इस सूरत में आप ये जो जगह है इसकी, ये जगह आपकी है। ऐसे में यहाँ पे ये एक रहने के लिए स्थायी निवास बना लेते और इसमें जितने भी व्यापारी और जो भी लोग इनके साथ आते थे, सेना हो चाहे कोई भी हो, ये आके यहाँ पे रह लेते। साथ ही जो माल ये खरीद के लाते थे, उसको भी संग्रहित कर कहाँ कर दिया जाता था? फैक्ट्री या फिर कोठी जिसे कहते हैं अपन, वहां पे। तो ये इनके जो है एक तो माल का गोदाम के रूप में कार्य करती थी, साथ ही इनके आवास के रूप में कार्य लिया जाता था, किसको? फैक्ट्री या फिर कोठियों को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 1653 में फोर्ट सेंट जॉर्ज को प्रेसिडेंसी का दर्जा मिला, और जब प्रेसिडेंसी बनी है तो गवर्नर भी होगा। तो 1661 में एडवर्ड विंटर जो है वह मद्रास का पहला गवर्नर, और 1665 में फोक्सक्राफ्ट जो है वो दूसरा गवर्नर बना। अब इसे आप गवर्नर कह लीजिए या फिर प्रेसिडेंट कह लीजिए, है ना? प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंसी है तो प्रेसिडेंसी का प्रेसिडेंट भी होता है, और या फिर अब जो इनका कार्य था वह गवर्निंग का था, तो इसे गवर्नर भी कहा जाता है। चलिए अगले बिंदु पे बात करें तो वह रहेगा अपने पूर्वी भारत में पीआईसी का विस्तार। अभी हमने जो बात की थी वह आपके दक्षिण भारत में विस्तार पे हमने बात की थी। आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वह है पूर्वी भारत में ईआईसी का विस्तार, यानी कि भारत के इस हिस्से में गुजरात, सूरत और ये वाला जो एरिया है महाराष्ट्र वगैरह, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार किस प्रकार से हुआ उस पर बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों तो राल्फ कार्टब्रिथ के प्रयासों से 1633 में हरिहरपुरा बालासोर में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए, पर इससे कोई विशेष फायदा हुआ नहीं। मतलब यहाँ पे जो महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो राल्फ कार्टब्रिथ था, इसने प्रयास किए और जो है कुछ व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन जब तक वही ना फरमान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आप स्थायी रूप से कुछ बना नहीं पाते, और बाकी जो स्थानीय अधिकारी है या फिर डच है, पुर्तगाली है, ये आपको लगातार परेशान करेंगे। ऐसे में इन सब चीजों का कोई खास फायदा हो नहीं पाया। और जो आप पूर्वी भारत की बात हो रही है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं पश्चिमी भारत लेके बैठ गया था। एक मिनट, है ना? यहाँ पे हमने यहाँ यहाँ पे हमने दक्षिण भारत पे बात कर ली, अब हम बात करेंगे यहाँ की पूर्वी भारत में विस्तार पे, है ना? और पूर्वी भारत अधीन किसके था? आपके मुगलों के अधीन था, यानी मुगल सूबेदार यहाँ पे नियुक्त रहते थे। अब इसको थोड़ा सा आप मिस्टेक हुआ है, माफ कीजिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला है ना, ये हमने पश्चिमी भारत गलत से मैप में दिखा दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम पूर्वी भारत पे बात कर रहे हैं, और पूर्वी भारत कहाँ पे आएगा? मैं दक्षिण भारत का ही मैप बना रहा हूँ ना, ये दक्षिण भारत है और ये यहाँ पे आपके पूर्वी भारत। पूर्वी भारत का मतलब है बंगाल का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र, ये सारे अपने पूर्वी भारत के अंतर्गत आ जाते थे उस वक्त के, है ना? अभी तो मिजोरम, मणिपुर वगैरह हम देखेंगे तो वो आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन उस वक्त जो है कंपनी का प्रसार जो है शुरुआती दौर में बंगाल के आसपास तक रहा था, बांग्लादेश या फिर पश्चिम बंगाल, यहाँ तक के क्षेत्रों में। तो 1663 में इसने हरिपुरा बालासोर जो बंगाल के क्षेत्र है, वहां पे व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था, किसने? रॉल्फ कार्टब्रिथ ने। पर इससे कोई खास फायदा हुआ नहीं। अब यहाँ पे एक डॉक्टर बूटन नाम का बंदा था, इसने एक मुगल स्त्री का जो है वह इलाज कर लिया था, और उस इलाज से खुश होकर शाहजहां ने उसे आगरा में चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। इंपॉर्टेंट है डॉक्टर बूटन। तो ये सबसे पहले चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति कहाँ मिली है? आगरा में। किसे मिली है? डॉक्टर बूटन को। यह इसकी पर्सनल अचीवमेंट थी, है ना? बाद में इसने बेच दिया था कंपनी को अपना जो ये के चुंगी मुक्त व्यापार का जो पासपोर्ट है, ये कंपनी को भेज दिया था, फिर कंपनी ये काम कर रही थी। लेकिन आगे हम बात करें तो 1651 में शाहजहां के निर्देश पर, क्योंकि शाहजहां खुश तो था, ये सारी जो बात है ये भी 1651 की है ना, बूटन को जो अधिकार मिला था वो वाला भी।
तो 1651 में ही शाहजहां के निर्देश पर बंगाल सूबेदार शाह शुजा कौन था? शाहजहां का ही बेटा था, इस औरंगजेब और आपके दारा शिकोह वगैरह का भाई। शाह शुजा वहां का सूबेदार था, कहाँ का? बंगाल का। इसको निर्देशित किया शाहजहां ने कि भाई 3000 रुपए वार्षिक इनसे ले ले और इसके बदले में बंगाल में मतलब जो ईआईसी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको एकाधिकार प्रदान कर दिया जाए। अब शुजा ने तो परमिशन दे दी, लेकिन शुजा के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने इस अधिकार को मान्यता नहीं दी। इन्होंने कहा कि चुंगी मुक्त व्यापार से क्या हो रहा था कि बाकी व्यापारी इनका विरोध कर रहे थे। साथ ही जो है इनको आपके जो है चुंगी नहीं मिलने से वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। साथ ही अब ये जो चुंगी मुक्त व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया था, अब ये कंपनी को प्रदान किया था, लेकिन आपके जो है ब्रिटिशर्स स्थानीय अपने जो है व्यक्तिगत व्यापार था, उसमें भी पर्सनल यूज़ में भी उन अधिकार पत्रों का उपयोग कर रहे थे। अब यहाँ पे 1651 में ही शुजा से फरमान प्राप्त कर ब्रिजमैन के अधीन हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। इसके बाद पटना कासिम बाजार में भी व्यापारिक कोठियां स्थापित की गई। 1658 में इन सब का मुख्यालय फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास कर दिया गया। अब ये फोर्ट सेंट जॉर्ज कौन सा, हमने बात कर ली है अभी, कौन सा? ये आपको प्रेसिडेंसी का दर्जा कब दिया था इसको? 1653 में। और खरीदा कब गया था? चंद्रगिरी के राजा से मद्रास जो है पट्टे पर प्राप्त किया था, किसने? फ्रांसिस डे ने, है ना? और कब किया था? तो 1639 में। अब इसका इंपॉर्टेंस कितना बढ़ गया है देख लीजिए। 58 है, उसमें बंगाल के जो क्षेत्र थे वह भी किसके अधीन कर लिए गए हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के अधीन। 1680 में औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि चुंगी के लिए कंपनी को परेशान न किया जाए, न ही उसके व्यापार में कोई रुकावट पैदा की जाए। बदले में कंपनी को 2% की चुंगी और 1.5% का जजिया चुकाना था। यह आदेश जो है सूरत के अलावा बाकी सब जगहों के लिए थे। अब आप कहेंगे कि ये भाई शाहजहां ने आदेश तो दे दिया था, अब बाद में और आदेश की जरूरत कहाँ पड़ गई? तो और आदेश की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने एक लाइन और लिखी है कि शुजा के उत्तराधिकारियों को इस अधिकार की जो है शुजा के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने इस अधिकार को मान्यता प्रदान नहीं की थी। कौन से अधिकार को? 3000 के एवज में बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार को। ऐसे में जो औरंगजेब ने फरमान जारी किया, उससे उन्हें यह फायदा मिल गया कि भाई आपको फिक्स है कि हम मुगलों को 2.5% मतलब 2% प्लस 1.5% यानी 3.5% टोटल जो है वो देंगे, उसके बाद हमें बार बार कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो ऐसे में इस आदेश का एक आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि सूरत के अलावा बाकी सब जगहों के लिए यह आदेश एप्लीकेबल था। फिर हम बात करें तो 1683 में जोशुआ चाइल्ड जो है, उसने आक्रामक नीति अपनाने पर बल दिया। जोशुआ चाइल्ड यहाँ पे बंगाल में जो है कंपनी का अधिकारी था। इसने कहा कि ये बार-बार क्या परमिशन लेने जाए हम मुगलों से। अब तो हमारे पास पैसा है, सेना है, चलिए इन्हें भगाने की कोशिश करते हैं और अपना खुद से ही ले लेंगे, फरमान की क्या ज़रूरत है। अब ऐसे में इसने आक्रामक नीति अपनाई और 1686 में हुगली को लूट लिया। साथ ही जो हिजली और बालासोर में मुगलों की किलेबंदी थी, उस पर हमला कर दिया। अब जवाबी कार्रवाई वहीं के जो सूबेदार थे उन्होंने की और उस जवाबी कार्रवाई में अंग्रेजों को भागकर बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। अब यह द्वीप उस वक्त ज्वार भाटा आ रखा था। ज्वार भाटा आप समझते हैं ना कि पानी मतलब जो है तूफान आ रखा था समुद्र में, आप इन शॉर्ट आप मान लीजिए ये। बाकी ये क्या होता है कि जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसके उससे जो समुद्र का पानी है वो ऊपर की तरफ उठता है और बार बार नीचे की तरफ गिरता है। ऐसे में समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। जब वापस मुगलों ने रिटेलिएट किया था और अपने अंग्रेजों पर वापस अटैक किया, तो ऐसे में अंग्रेजों को भागना पड़ा। अब जमीन पे भी ये कहीं पे भी भागते तो मुगल इन्हें पकड़ लेते, कि उस टाइम तक मुगलों की शक्ति थी। मुगल उस वक्त में उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंश के रूप में स्थापित थे। ऐसे में इन्हें भागकर कि भाई ठीक है, हम यहाँ से भाग के अगर समुद्र तक पहुंच गए तो समुद्र में तो ये मुगल हमारा पीछा करने से रहे, तो मुगलों ने भाग के वहां पे द्वीपों पे शरण ले ली। लेकिन फिर बाद में जो है हुगली कोठी का मुखिया था एक जॉब चार्नोक, इसने हाथाजोड़ी कर करा के वापस परमिशन प्राप्त कर ली मुगलों से। फिर अंग्रेजों को सुत्ता नाटी नाती जो है जगह, वहां पर वापस लौटने के लिए परमिशन दे दी गई। अब यहाँ परमिशन मिली, एक जगह से मिली और दूसरी जगह 1688 में इसी जो जोशुआ चाइल्ड है, इसका भाई था जॉन चाइल्ड, इसने बंबई और पश्चिम समुद्री तट पर मुगल बंदरगाह घेर लिए। यह आक्रामकता आत्मघाती सिद्ध हुई और औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को भारत छोड़ने की चेतावनी दे दी। 1690 में
माफीनामा और 1.5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के बदले इनके जो विशेषाधिकार थे वह वापस से लौटा दिए गए। तो सारी कहानी ये बताने के लिए थी कि अंग्रेजों ने 17वीं शताब्दी के अंत तक जो है अपने खुद के हाथ में शक्ति लेने की कोशिशें शुरू कर दी थी। उस वक्त औरंगजेब का शासन था, मुगल शक्तिशाली थे, यह कोशिश उनकी कामयाब नहीं हुई, इससे उन्हें आर्थिक नुकसान और व्यापारिक नुकसान उठाने पड़े। क्योंकि जोशुआ चाइल्ड ने जैसे तैसे मामला जो है विद्रोह कर करा के फिर बाद में इसके भाई जॉब चार्नक के प्रयासों से वापस मामला दबा और इधर जॉन चाइल्ड ने फिर से बम्बई साइड में विद्रोह कर दिया। अब जॉन चाइल्ड के ऊपर ठीक है कि उस वक्त औरंगजेब ने कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया नहीं था, बस ये कहा था कि जॉन चाइल्ड को यहाँ पे भारत छोड़ के जाना होगा, और जॉन चाइल्ड की कुछ समय बाद मृत्यु भी हो गई थी, तो ये मामला ठंडा हुआ और साथ ही अंग्रेजों ने जो है 1.5 लाख की क्षतिपूर्ति और माफीनामा देने पे जो है आपके स्वीकार कर लिया था। ऐसे में इन्हें वापस से व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गए। किसे? अंग्रेजों को। अब आगे बात करें जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक महत्वपूर्ण है, कई बार नाम आ रहा है, आप देखिए, क्योंकि जॉब चार्नोक आगे हम पढ़ेंगे कि कलकत्ता की स्थापना जो की गई है वह जॉब चार्नोक के प्रयासों से हुई है। जॉब चार्नोक ने 1690 में सुल्तानाती क्षेत्र में फैक्ट्री की स्थापना कर कलकत्ता की नींव रखी। ठीक है, यही बात हम कर रहे थे। 1690 में जो सुल्तानाती है ना, जैसे जॉब चार्नोक ने प्रयास किया और उसके बाद में अंग्रेजों को कहाँ लौटने की परमिशन मिली थी? सुल्तानाती। तो सुल्तानाती नामक जगह थी, यहाँ पे अंग्रेजों ने कलकत्ता नामक शहर की नींव रखी। कलकत्ता पूरा का पूरा अंग्रेजों के द्वारा ही बसाया गया है। वहां पहले 2-3 गांव थे, उसमें सबसे बड़ा गांव था आपके सुल्तानाती। तो सुल्तानाती में फैक्ट्री की स्थापना की, और फैक्ट्री क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। अंग्रेजों के जो व्यापारी होते थे, अंग्रेज व्यापारी, उनके रहने के लिए स्थायी आवास होते थे, साथ ही माल गोदाम के रूप में फैक्ट्रियां या फिर कोठियां काम आती थी। कलकत्ता की नींव रखी 1691 में सूबेदार इब्राहिम खान द्वारा कंपनी को 3,000 रुपए वार्षिक के बदले, तो ये बंगाल है ना, बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। ठीक है, बंगाल का सूबेदार था इब्राहिम खान, इसने 3,000 रुपए बोला कि भाई एक मुश्त दे दो हमें, और उसके बाद में बंगाल में आप आराम से व्यापार करो, हम आपको कुछ नहीं कहने वाले। 1696 में बर्धमान के जमींदार शोभ सिंह ने विद्रोह कर दिया था, मतलब मुगलों के खिलाफ शोभ सिंह ने विद्रोह किया था। ऐसे में बोला कि भाई शोभ सिंह जैसा और कोई विद्रोह हो गया तो हमें तो बार बार परेशान कर दिया जाएगा, हमें तो लूट लिया जाएगा। ऐसे में बोला कि हम इस शोभ सिंह के विद्रोह की आड़ में इन्होंने सुल्तानाती में किलेबंदी आरंभ कर दी। जो कलकत्ता शहर ये बसा रहे थे, इसको किलेबंद बना दिया, और फिर बहाना क्या लगा दिया कि भाई शोभ सिंह ने विद्रोह किया है, ऐसा कोई और विद्रोह कर दे, आपके कंट्रोल में नहीं आया तो हमें तो सीधा सीधा आके लूट के लेके चले जाएंगे, हमारा जो है व्यापार चौपट हो जाएगा। इस बहाने से इन्होंने किलेबंदी कर दी। किलेबंदी क्या होती है? पहले मैंने बात की कि फैक्ट्री क्या होती है, यहाँ पे स्थायी आवास और माल गोदाम। यहाँ पे ये दो उद्देश्य तो ठीक है, इससे तो किसी भी राजा को कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन अब मान लो कि बंगाल का सूबेदार है, वो देख रहा है कि अंग्रेज जो व्यापारी है वह किले के किले बना रहे हैं, मतलब आसपास सेना के रहने की जगह है, उनके जो है सेना के जो है भाई आपकी निगरानी करने के लिए बुर्ज बना दिए हैं और किले नुमा संरचना बना दी है। ऐसी ऐसी कोठियों को किलेबंद कोठी कहते थे। ऐसी कोठियों के निर्माण से जो है सूबेदारों के मन में आशंका उत्पन्न होती थी, कहीं ये विद्रोह कर करा के इसमें घुस गए तो हम तो इन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। तो इन सब चीजों की वजह से इन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी किलेबंद कोठियों के निर्माण से संबंधित, लेकिन यहाँ पे बिना बिना परमिशन के इन्होंने किलेबंदी आरंभ कर दी। बहाना क्या लगा दिया कि भाई कोई विद्रोह हो गया तो हमें हानि पहुंच जाएगी। लेकिन फिर बाद में इसकी जो है इसका इनका बहाना मान भी लिया गया, और बंगाल सूबेदार अजीमुशान ने 1698 में सुल्तानाती, कालीघाट और गोविंदपुरा की जमींदारी केवल 1,200 रुपए में ब्रिटिश कंपनी को दे दी। ठीक है, इसने अजीमुशान ने 1,200 रुपए कि भाई साल के दे दो और आप जो है सुल्तानाती, कालीघाट और गोविंदपुरा से लगान वसूल कर सकते हो। तत्पश्चात उक्त सभी क्षेत्रों की मजबूत किलेबंदी की गई तथा फोर्ट विलियम कलकत्ता का निर्माण किया गया। मैंने बात की ना ये 3 गांव, कौन से? सुल्तानाती, कालीघाट और गोविंदपुरा, इन सबको मिला के क्या बना दिया गया? कलकत्ता। और कलकत्ता में भी सबसे बड़ी जगह कौन सी बनाई गई? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। अब ये बड़ी शानदार जगह होती थी इनकी। फोर्ट विलियम है उस किले के, मैं वैसे आउट ऑफ द टॉपिक जाके बात कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी। अब मान लो ये किला बना दिया, इस किले के आसपास ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो है मैदानी रूप से
खाली करके छोड़ देते थे, यहाँ पे कोई नहीं बसेगा। इसका फायदा इन्हें क्या होता था कि भाई कोई भी मान लो हमारे ऊपर अटैक कर लेता है, तो यहाँ से कोई सेना आएगी, 1-1 किलोमीटर का गैप पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये अपनी दीवार पे जो है कुछ सैनिकों को खड़ा कर देंगे बंदूक देके। पूरा मैदानी क्षेत्र है, सेना प्रवेश करेगी, ये यहाँ से गोलियाँ चलानी शुरू कर देंगे। ऐसे में छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी सैनिकों को, और अधिक से अधिक विपक्षियों का नुकसान पहुंचाने में ये कामयाब होंगे। बड़ी प्लानिंग के तहत इन्होंने ये सारे किले वगैरह बनाए थे। चलिए अब अगले हम बात कर लेते हैं फोर्ट विलियम। जो अभी हमने बात की ना कि भाई इन्हें अजीम उस शान के द्वारा 3 गांव दिए गए थे, तुत्तानाती, कालीघाट और गोविंदपुरा। यहाँ पे इन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। फोर्ट विलियम कहाँ था? कलकत्ता में। अब ये फोर्ट विलियम का क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम इसमें देख लेते हैं। 1-2 किलो पे और बात करेंगे, उसके बाद अपनी क्लास इतनी है। फोर्ट विलियम कलकत्ता 1696 में हुगली के पूर्वी तट पर गोल्ड्सबरो के निर्देशन में निर्माण कार्य आरंभ हुआ। 17 मतलब 1700 में इसका नाम फोर्ट विलियम कर इसे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया गया तथा चार्ल्स आयर इसका प्रथम प्रेसिडेंट या फिर प्रथम गवर्नर बना। कट क्यों गया भाई? हाँ, चार्ल्स आयर इसका प्रथम गवर्नर बना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बातें हमने देख ली कि सबसे पहले तो हुगली के पूर्वी तट पर किसके निर्देशन में हुआ, तो गोल्ड्सबरो के निर्देशन में फोर्ट विलियम का निर्माण आरंभ हुआ। 1700 में यह बन के तैयार हो गया और इसका नाम क्या दे दिया गया? फोर्ट विलियम। यह विलियम जो है, विलियम द्वितीय के नाम पर दिया गया था। विलियम द्वितीय उस वक्त जो है ब्रिटिश शासक था। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी घोषित किया गया और चार्ल्स आयर इसका प्रथम प्रेसिडेंट बना। गोल्ड्सबरो के निर्देशन में जो है फोर्ट बनाया गया था। साथ ही चार्ल्स आयर इसका प्रथम प्रेसिडेंट है और नाम इसका 1700 में फोर्ट विलियम किया गया था। चलिए आगे हम बात करें तो ब्रिटेन में एक क्रांति हुई थी 1688 की, इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। इससे जो है इंग्लैंड में शासन और अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन आए। पहले क्या है कि पूर्ण रूप से राजशाही थी, लेकिन इसके बाद में 1688 की क्रांति के बाद में संसदीय राजशाही आ गई थी। मतलब शक्तियां संसद के पास बहुत सारी आ गई थी, लेकिन राजा जो है वो नाम मात्र के रूप में और कुछ शक्तियों के साथ जो है अपना शासन कर रहा था। ऐसे में जो ये 1688 की क्रांति थी, इसके बाद में जो परिवर्तन आए, उसके बाद में 1694 में एचओसी हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठक में, हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद का एक भाग है, इसकी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें संपूर्ण ब्रिटिश जनता को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार जो है अधिकार दिया गया। ऐसे नागरिक जो यह व्यापार करते थे वह कहलाए इंटरपोलर। यहाँ पे देखिए जो क्रांति हुई उसके बाद में हाउस ऑफ कॉमन्स, लॉर्ड हाउस, इस प्रकार के हाउस जो है ब्रिटिश संसद के रूप में बने। तो नई नई मांगे आई। मांगे ये थी कि भाई सिर्फ कंपनी ही क्यों व्यापार करे, 100 साल से सिर्फ यही क्यों मुनाफा कर रहे हैं, अगर कोई पर्सनली जाके व्यापार करना चाह रहे तो वो क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसे में पर्सनल व्यापार को भी परमिशन दे दी गई। पहले भी पर्सनल व्यापार करते थे अंग्रेज, लेकिन वो चोरी छुपे करना पड़ता था, अगर पकड़े जाते तो उन्हें दंड दिया जाता था। ऐसे में 1694 में मतलब इन्होंने प्रयास शुरू किए और उसके तहत इसने इन्हें जो है एकाधिकार को समाप्त करके भारत में व्यापार करने की अनुमति जो है आम जनता को भी प्रदान कर दी गई। और ऐसे आम नागरिक जो ब्रिटेन के थे वह कहलाते थे इंटरपोलर। चलिए आगे बात करते हैं। 1694 के प्रस्ताव के आधार पर 1698 में जनरल सोसाइटी नाम से सार्वजनिक कंपनी स्थापित की गई। इस कारण भारत में अब शाही कंपनी व संसद की कंपनी दोनों व्यापार करेगी। शाही कंपनी कौन सी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। और संसद की कंपनी कौन सी होगी? जनरल सोसाइटी। दोनों कंपनियों के मध्य भारी प्रतिस्पर्धा हो गई। भाई दो कंपनियां व्यापार कर रही है, दोनों एक ही तरह का व्यापार कर रही है, एक ही देश में बेच रही है सामान, एक ही देश से खरीद रही है। ऐसे में अधिकतम होड़ हुई। इस होड़ का इन्हें लगातार नुकसान हो रहा था। इससे दोनों को लगातार नुकसान हो रहा था। नहीं तो भाई एक जना मनमानी रेट में खरीदेगा, मनमानी रेट में बेचेगा, फायदा ज्यादा होगा। अब इस नुकसान को देखते हुए 22 जुलाई 1702 में एक चार्टर ऑफ यूनियन के द्वारा, यहाँ पे कुछ चीजें क्या है कि मैं बोल्ड करना रह गया था, बोल्ड नहीं कर पाया, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1702 में चार्टर ऑफ यूनियन के द्वारा दोनों कंपनियों के विलय का निर्णय किया गया। कौन सी दोनों कंपनियां?
एक तो जनरल सोसाइटी और एक ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका लंबा नाम थोड़ा बड़ा है, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट वाला, लेकिन जो है हम शॉर्ट में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहे हैं। इन दोनों को विलय का निर्णय किया गया। निर्णय तो कर लिया लेकिन समय लगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियां हैं, मैसिव, मतलब फिर बाद में इसका मर्जर कैसे करें, तो मर्जर करने के लिए लगातार प्रयास हुए, और 1708 में यानी 1708 में आर्क गोल्डफिन के प्रयासों से दोनों का विलय किया गया और नवीन कंपनी को नाम दिया गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और फिर बाद में 1833 का जो चार्टर था ना, उसमें इसे प्रॉपर ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। जो अपन ईस्ट इंडिया कंपनी नाम सुनते हैं वो बहुत नया है, 1833 का है, लेकिन जो पहले वाली कंपनी थी उसकी स्थापना कब कर ली गई थी? 31 दिसंबर 1600, यहाँ पे इनको जो है अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था इस डेट को। चलिए आगे बात करें। इस समय 1608 में विलियम तृतीय ने इंग्लिश कंपनी ईस्ट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट नाम से एक अन्य कंपनी स्थापित की तथा इसकी व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन औरंगजेब के दरबार में भेजा। यह लगभग असफल रहा और कालांतर में कंपनी बंद हो गई, क्योंकि भाई अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी इन मर्जर करके इन्होंने अब संसद में अपने हाथ में अधिकार ज्यादा ले लिए, तो इसने विलियम तृतीय ने तो बोला भाई पैसा तो मुझे भी चाहिए, तो या तो पार्टनरशिप तो या फिर मैं अपनी नई कंपनी खोलूंगा। तो इसने नई कंपनी खोल दी, नाम रखा इसका इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। अब जो व्यापारिक अधिकार थे यहाँ पे भारत में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले हुए थे। ऐसे में यदि कोई नई कंपनी आएगी, चाहे वो सेम देश की हो, फिर भी उसे व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए फिर से प्रयास करने होंगे। तो इन्होंने प्रयास किए लेकिन प्रयासों में सफलता नहीं मिली, और यह जो है कंपनी जो है compete नहीं कर पाई और अंततः बंद हो गई। इस प्रकार कंपनी के आंतरिक और बाह्य विवाद सुलझने के बाद कंपनी ने व्यापारिक छूटें प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में एक मिशन जॉन सरमन के नेतृत्व में भेजा। अभी जॉन सरमन बड़ा ही तेज बंदा था, पूरी तैयारी के साथ आया था, किसे क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आया था यह 1615 से 1617 तक के काल में रहा था यहाँ। नाम क्या था? जॉन सरमन। इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो एक तो था विलियम हैमिल्टन, एडवर्ड स्टीफेंसन और ख्वाजा सहूद। ये ख्वाजा सहूद दुभाषिया था और फारसी का जानकार था। तो इन्होंने बातचीत की, भाई बातचीत कैसे करेंगे फर्रुखिया से, इसलिए इसको साथ में लेके आए थे। विलियम हैमिल्टन ये जो है यह एक सर्जन था। इसने फर्रुखसियर को तो क्या था कि अपने पाइल्स की बीमारी थी, बवासीर की, इसने इलाज करने में सफलता प्राप्त कर ली। किसने? विलियम हैमिल्टन ने। यहाँ पे इलाज हो गया तो फर्रुखसियर भी बड़ा खुश हुआ। तो इसने कहा कि मतलब खुश होकर इसने वजीर अब्दुल्ला खां की मध्यस्थता, इसका जो वजीर था फर्रुखसियर का, इसकी मध्यस्थता में और इसके प्रयासों से 1717 में एक फरमान जारी किया, और इस फरमान के तहत 3000 रुपए और 10,000 रुपए वार्षिक की एवज में बंगाल और सूरत में कंपनी को निशुल्क व्यापारिक अधिकार प्रदान किए। सूरत के लिए कितने? 10,000, और बंगाल के लिए कितने? 3,000। कि इतना पैसा दो और फिर बाद में आप आराम से, कोई चुंगी उंगी नहीं चुकाना, जितना चाहो व्यापार करो। यह व्यापार बहुत, यह जो फरमान था, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसीलिए इस जो आपके फरमान है, इस फरमान की बहुत ज्यादा वैल्यू है, और यह से जो है इस फरमान को ब्रिटिशर्स ने मैग्ना कार्टा नाम से संबोधित किया था। इस फरमान में यह भी स्पष्ट नहीं था कि यह अधिकार केवल कंपनी के लिए है या फिर सभी ब्रिटिशर्स के लिए है, क्योंकि इन्होंने यह बोल तो दिया कि भाई ठीक है, सूरत और बंगाल में आप निःशुल्क व्यापार कीजिए, लेकिन ये नहीं लिखा कि यह मैं कंपनी को कह रहा हूँ या फिर सभी ब्रिटिशर्स को कह रहा हूँ। तो इसका फायदा इन्होंने क्या उठाया? जितने भी ब्रिटिशर्स, स्थानीय जो ब्रिटिशर्स व्यक्तिगत व्यापार कर रहे थे, उन्होंने भी इसका फायदा उठाना आरंभ कर लिया। साथ ही निशुल्क व्यापार सुविधा केवल बाह्य व्यापार हेतु थी, परंतु अंग्रेजों का कहना था कि यह सभी प्रकार के व्यापार के लिए है। साथ ही निशुल्क व्यापार हेतु दस्तक या फिर शाही पत्र जारी किए जाते थे, और ये जो शाही पत्र जारी करने का अधिकार था, इसमें आंतरिक दस्तक प्रदान करने का अधिकार तो ब्रिटिश स्थानीय परिषद को था, लेकिन बाह्य दस्तक जो थे वह बंगाल के नवाब के द्वारा प्रदान किए जाने थे। लेकिन यह अस्पष्टता की वजह से कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में
विवाद उत्पन्न होने शुरू हो गए। दीवान की आज्ञा से कलकत्ता के आसपास के 38 गांव कंपनी को दिए, जहां से ये लगान वसूल कर सकते थे। नवाब ने कहा कि मैं देने की सलाह दी गई है हमें दीवान के द्वारा, लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं नहीं, आपको देने अनिवार्य है। ऐसे में इन्होंने 38 गांव भी ले लिए और वहां से यह लगान वसूली करने लगे। एक और महत्वपूर्ण चीज, बंगाल के शाही मुद्रणालय का उपयोग कंपनी कर सकेगी, ऐसी परमिशन भी इन्हें दे दी गई। और इन कंपनी को जो यह शाही मुद्रणालय के प्रयोग की अनुमति मिली, इसका प्रयोग यह पूरे भारत में कहीं पे भी कर सकते थे, इन मुद्राओं का प्रयोग। साथ ही 1717 का यह फरमान कंपनी और मुर्शिद कुली खां के बीच टकराव का कारण बना। मुर्शिद कुली खां उस वक्त नवाब था बंगाल का। ऐसा फरमान मिल गया तो भाई, तो इसको दिखा मुर्शिद कुली खां को, यह तो मेरी मतलब सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, तो इतना पैसा है इसके पास, कंपनी के पास ऑलरेडी, और इतने अधिकार देने के पास पैसे में भी ये हमसे मुझसे ताकतवर हो जाएगी, और पैसे के दम पे ये सेना भी खड़ी कर लेंगे। तो इस अधिकार पत्र के बाद में हम अगले बिंदु पे बात करते हैं, क्योंकि आगे की बातें हम आगे ब्रिटिशर्स का जो भारत में विस्तार की बात और आगे करेंगे, जब ब्रिटिशर्स को स्पेशली पढ़ेंगे तब इसमें और बात की जाएगी। लेकिन अगली बिंदु पे हम बात करते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी दोस्तों हमने पिछली क्लास में बात की थी। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ था। इस विवाह के द्वारा बम्बई जो है वह दहेज में प्राप्त हो गया था किसे? चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय ने जो है बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक के किराए पे दे दिया था। किसको दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि यहाँ पे व्यापार कर रही थी। सोचिए पूरे मुंबई का किराया कितना है? 10 पाउंड, वो भी ईयरली। आज के दौर में आपको 10 पाउंड में शायद पैर रखने की जगह भी ना मिल पाए, किराए के नाम पे भी। और साथ ही जो है इस विवाह के समय जब ये विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का, उस वक्त व्हाइट हॉल संधि हुई थी। किस किसके बीच में? ब्रिटेन और पुर्तगालियों के बीच में। इसमें ब्रिटेन ने कहा था कि पुर्तगाली क्षेत्र जितने भी है भारत में, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। इसी समय पश्चिमी क्षेत्रों में पश्चिमी क्षेत्रों की प्रेसिडेंसी जो है वो सूरत को बना दिया था, और इस सूरत में जो प्रेसिडेंसी बनी इसको नाम दे दिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मतलब जब बॉम्बे किराए पे लिया इन्होंने, तो सीधा ही बॉम्बे को प्रेसिडेंसी नहीं बनाया था, प्रेसिडेंसी की राजधानी उस वक्त सूरत थी। इसका पहला गवर्नर बना था जॉर्ज ऑक्सडेन नाम का अंग्रेज। और ये बात है आपके 1668। यहाँ गलती से 1068 हो गया, थोड़े टाइपो एरर होते रहते हैं भाई। जॉर्ज ऑक्सडेन के द्वारा। इसके बाद में गेराल्ड ऑंगियर यहाँ का गवर्नर बना, और यह बहुत 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 महत्वपूर्ण गवर्नर रहा, क्योंकि इसने 1669 से 1677 के बीच में इन 7-8 सालों में 7 टापुओं को मिलाकर मुंबई शहर की नींव रखी। और 1687 में इस प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर जो है वो सूरत से बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। 1687 में बम्बई बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बना, उससे पहले कौन सा था? सूरत। कभी भी कथन टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट आपको बड़े ही डिटेल्ड क्वेश्चन पूछती है। ये सारी जानकारी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अनइम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपके लिए लेके आया भी नहीं हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फोर्ट सेंट डेविड, अब यह कुडलोर तमिलनाडु में स्थित था, और इसका पुराना नाम क्या था? देवनाम पट्टनम। डचों ने 1608 में यह जो क्षेत्र था कुलडोर वाला, यह जिंजी के नायकों से अनुमति ली थी और यहाँ पे किले का निर्माण शुरू किया था। इस पर बाद में मराठों ने अधिकार कर लिया और तत्पश्चात मुगलों का अधिकार हो गया था। लेकिन 1690 में यह किला ब्रिटिशर्स ने खरीदा, और 1758 और 83 में फ्रांसीसियों ने इस जो है किले पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर बाद में फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त हुआ, तो 1785 में ब्रिटिशर्स ने फिर से यह किला अपने अधीन कर लिया। नाम क्या है इसका? फोर्ट सेंट डेविड। उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पे हमने चर्चा कर ली, कि पहला ब्रिटिश जो मुगल बादशाहों से मिला, जॉन मिल्टन हॉल यानी अकबर से मिला था, उसके बारे में हमने बात कर ली। पहला किला कौन सा था, पहली कोठी कौन सी थी, साथ ही कि कहाँ से इन्हें जो है सुनहला फरमान किसके द्वारा प्राप्त हुआ, बीजापुर का सुल्तान कौन था उसका नाम हमने देख लिया। साथ ही फर्रुखसियर के द्वारा इन्हें अंग्रेजों को कौन सा फरमान प्राप्त हुआ, उसके बारे में भी हमने बात की। ये सारे बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत अच्छे से आप इन्हें पढ़िए, और ये पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा।
धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही जुड़े रहिए आप रघुवंशम परिवार के